हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूनिक इनोवेशन एनालिसिस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दुनिया का ऐसा यूनिक एयरक्राफ्ट जो मतलब वर्ल्ड का इकलौता एयरक्राफ्ट है। मतलब एक ही बना है वर्ल्ड के अंदर, जो मतलब आज से 40 साल पुराना है, यानी 1980s के अंदर बना था। दोस्तों इसका नाम है एंटोनोव AN-225। हालांकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा था पहले एंटोनोव AN-124। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस और इसने क्या क्या ऑपरेशंस किए हैं अपनी इस लाइफ के अंदर, और आगे यहाँ पर जो है इसकी क्या कहानी है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट अभी भी जो है यहाँ पर सर्विस में है, अपनी वर्किंग कर रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है कोरोना वायरस फिनोमेना चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जितने भी यहाँ पर जो है डिवाइसेस थे, वेंटिलेटर मशीन्स थी, मेडिसिन थी, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब बेसिकली ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। तो वहाँ पर जो यहाँ पर जैसे चाइनीज, इंडियन और मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहाँ पर इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन किया गया था, इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों बेसिकली ये एयरक्राफ्ट दुनिया का हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट एवर बिल्ड है। जहां पर बात करें इसकी डिजाइन की, दोस्तों इसको डिजाइन किया था 1980 के अंदर एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो के द्वारा यूक्रेन SSR के अंदर विद इन सोवियत यूनियन के अंदर इसको डिजाइन किया गया था। हालांकि दोस्तों करीबन ये एयरक्राफ्ट चला, इनिशियली इसका नाम था एंटोनोव AN-124। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल लिया जा रहा था सोवियत यूनियन के द्वारा, जहां पर दोस्तों जितने भी यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट थे, बुलियन एयरक्राफ्ट, बुलियन स्पेस प्लेन्स और जितने भी यहाँ पर मिलिट्री मिशन होते थे, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। बस इसका इतना ही पर्पस था कि मिलिट्री और जितने भी यहाँ पर जो है बुलियन स्पेस प्लेन्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। हालांकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के अंदर यानी इंटरनल भी पेलोड को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और बाहर भी यानी एक्सटर्नल पेलोड को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस शटल और बाकी और भी सारी चीज़ें। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जितने बड़े बड़े मिशन हुए, जैसे कि बड़े बड़े बॉयलर्स हो गए, बड़ी बड़ी जितनी मशीनरी होगी, बाकी और भी मटेरियल्स और बाकी और भी ट्रांसपोर्टेशन, मेगा ट्रांसपोर्टेशन किए गए हैं। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो वायरिंग से की हुई है, यानी इस एयरक्राफ्ट के अंदर मतलब हजारों किलोमीटर जितना लंबा वायरिंग फैली हुई है, मोटे मोटे बंडल की तरह। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट मतलब ऐसा यूनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जरा भी मतलब कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर जितनी भी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि एनालॉग कम्युनिकेशन, इसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि दोस्तों आपने देखे होंगे एयरक्राफ्ट के अंदर ढेर सारे इंजन होते हैं, 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये एयरक्राफ्ट यूनिक है, मतलब वर्ल्ड के अंदर इसके अंदर 6 इंजन है, 6 टर्बोफैन इंजन। हालांकि मैं आपसे बताऊंगा इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे चलकर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार एयरबस का एयरक्राफ्ट कहाँ गया, बोइंग का कहाँ गया। हालांकि दोस्तों ये दोनों कंपनी है बेसिकली पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करती है, स्पेस रिसर्च को लेकर भी काम करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है कंपटीशन बीच में चला भी था, बातें भी चली थी कि यहाँ पर जो है एयरबस A380, एयरबस A300 और यहाँ पर जो है बोइंग 747-8 और बाकी ढेर सारे एयरक्राफ्ट थे, जो मतलब यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन में आया था कि यहाँ इसका विंग स्पैन लंबा है, इसका वेट उससे ज़्यादा है, इसकी लेंथ उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन में सब हार गए। आखिरकार एंटोनोव AN-225 सबसे आगे बढ़ा और यहाँ पर जो है बहुत मतलब अभी भी हालांकि ये मतलब एक यूनिक इनोवेशन है। हालांकि दोस्तों बात करूँ आपसे क्रू के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली 6 क्रू मेंबर ही होते हैं, यानी 6 लोग ही इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जहाँ पर दोस्तों 2 तो यहाँ पर जो है पायलट होते हैं, पहला होता है पायलट, दूसरा होता है को पायलट, और बाकी 2-3 जो है यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है देखने संभालने के लिए वो बाकी लोग होते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो है इसको मतलब जब भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो मतलब कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाती है, ऐसा जहाँ तक मेरा जानना है कि मतलब क्योंकि बहुत यूनिक और बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्ट की लाइफ करीबन 5 से 10 साल होती है, लेकिन दोस्तों इसका एयरक्राफ्ट की मतलब लाइफ हो गई 40,000। दोस्तों बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों शुरुआत होती है इस एयरक्राफ्ट की 1980s में, इसको बनाया गया था बेसिकली उसी मिलिट्री और स्पेस पर्पस के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे चलकर करीबन 1944 की बात है, 1994 के आसपास की बात है, जब इस एयरक्राफ्ट को मतलब जितना भी काम था, इसके अंदर डेवलपमेंट था, उसको रोक दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो है उन कंपनी के पास, एंटोनोव कंपनी के पास यहाँ पर जो है फंड नहीं था, साथ ही यहाँ पर जो है लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इसके ऊपर। क्योंकि गाइस अभी भी आज भी इसको अगर इंटरेस्ट लेते तो ये नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, 2, 4, 5। लेकिन दोस्तों अभी भी यूनिक एयरक्राफ्ट एक ही है। लेकिन दोस्तों इसके कंपटीशन में यहाँ पर जो है एयरबस और बोइंग काम पर लगी हुई है। हालांकि बाकी और एयरक्राफ्ट जो भी हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, जहाँ पर कार्गो की बात करें तो कार्गो के लिए एयरबस काम कर रहा है अभी, जैसे कि एयरबस का बेलुगा हो गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है करीबन 640 टन का। साथ ही इसका जो विंग स्पेन है बहुत लंबा है, यानी ओवरऑल जितने
जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन सब से बहुत लंबा विंग स्पेन है। फिर दोस्तों आगे चलकर करीबन 2009 के आसपास इस एयरक्राफ्ट का 60 से 70% वर्क कंप्लीट हो गया था। फिर आगे और भी इन्वेस्टर्स आए, आगे और भी इसमें काम किया गया। लेकिन दोस्तों आखिरकार कंपनी ने सोचा कि यार ये एयरक्राफ्ट अगर हम पर्पस जो है हमारा मिलिट्री पर्पस और यहाँ पर जितने भी स्पेस क्राफ्ट है उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी और अगर इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल भी क्यों ना किया जाए। हालांकि दोस्तों 2009 के आसपास इसके ऊपर काम किया गया। फिर ये लंबे टाइम तक मतलब स्टोरेज में खड़ा रहा, जहाँ पर एयरक्राफ्ट मतलब जितने भी यहाँ पर जो है वेस्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो मतलब अपनी सर्विस से रिटायर्ड होते हैं उनका स्टोर किया था। तो करीबन ये 7-8 साल वहां पर खड़ा रहा। फिर आगे जाकर दोस्तों 2016 के अंदर इसको जो है एंटोनोव कंपनी ने कॉमर्शियल पर्पस के यूज के लिए यहाँ पर जो है मार्केट में निकाला। हालांकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को जो यहाँ पर हैंडल कर रहा है और जितने भी मतलब यहाँ पर जो सर्विसिंग हो रही है, अब जितना वर्क हो रहा है वो बेसिकली एंटोनोव एयरलाइंस के द्वारा है, एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। दोस्तों आगे चलकर यहाँ पर जितने भी और भी इसमें अपडेट्स किए गए, लेकिन दोस्तों ये यूनिक एयरक्राफ्ट ऐसा है जहां पर मतलब इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी जरा भी नहीं इस्तेमाल की गई है। इसमें मतलब सारी चीज़ें मैन्युअली है, सारा एनालॉग सिग्नल है। दोस्तों बात करें अगर इसकी मतलब आगे चलकर 2016 के आसपास यहाँ पर जो है कॉमर्शियली यूज़ के लिए आया। फिर वहाँ पर जो है डिफरेंट ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है यहाँ पर बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर करीबन 1 घंटे 2 घंटे के आसपास मतलब ट्रैवलिंग करता है और बस पहुँचा देता है, अपनी सारी सर्विस को पूरी करता है। हालांकि दोस्तों इस कंटेनर के अंदर भी अब जो यहाँ पर कार्गो को स्टोर कर सकते हो और एक्सटर्नली भी इस कार्गो को स्टोर कर सकते हो, जैसे स्पेस शटल और बाकी स्पेस क्राफ्ट हो गए, बाकी और भी ढेर सारी चीजें। एंड दोस्तों इसी एयरक्राफ्ट ने ढेर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जहां पर बात करें अगर पेलोड की, जहां पर दोस्तों सिंगल टाइम इसने मतलब एक आइटम को उठाने का अप्रोक्सीमेटली अगर वेट की बात करें तो यहाँ पर 1,90,000 किलोग्राम यानी 4,18,830 पाउंड का यहाँ पर जो है पेलोड उठाया है। जहां पर टोटल पेलोड की बात करें एयरक्राफ्ट प्लस यहाँ पर जो है पेलोड होता है, दोनों की मिला की बात करें तो ओवरऑल 2,60,000 किलोग्राम के आसपास ये जो है पेलोड उठा सकता है एक टाइम पर। और यहाँ पर दोस्तों इसने एक टाइम ऐसा भी आया है जहाँ पर 2,48,000 के आसपास किलोग्राम वेट को भी उठाया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर बात करें अगर ऐसे इमरजेंसी केसेस हो गए, ऐसे मतलब बहुत लंबे लंबे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जहाँ पर ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी और एयरक्राफ्ट अगर फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है यूनिक वर्ल्ड का सबसे हैवीएस्ट एयरक्राफ्ट है कार्गो का, जो बेसिकली एंटोनोव AN-225 आप उसको कॉल कर सकते हो। हालांकि दोस्तों बात करें अगर इसकी बाकी और चीज़ों की, जैसे कि अगर हाइट की और वेट की, तो इसकी हाइट करीबन 6 मंजिला के आसपास यानी 18 मीटर के आसपास इस एयरक्राफ्ट की हाइट है। और लेंथ की बात करें तो करीबन 84 मीटर के आसपास इस एयरक्राफ्ट की लेंथ है। यार नापते नापते थक जाओगे, मतलब इसको अंदर घूमते घूमते थक जाओगे, लेकिन यार मतलब एक लगेगा कि यार ये हमारे लिए एक घूमने की जगह है इस एयरक्राफ्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों इस पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर एक रस्सी लगाई गई है जहाँ पर मतलब कोई पैसेंजर या फिर मान लीजिए कोई भी कार्गो का ऐसा मतलब यहाँ पर जो हम सर्विसिंग करनी पड़ती थी, इमरजेंसी आती है, तो मतलब जब भी टेक ऑफ हो रहा है फ्लाइट तो यहाँ पर जो है हमको सीट बेल्ट नहीं बांधना पड़ेगा। हम जो इस रस्सी को पकड़ते इस इमरजेंसी आती है तो उस रस्सी को पकड़ते उस पेलोड को मतलब चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा सेंसर है जो उस पेलोड से कनेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड। यहाँ पर जितने भी वाइब्रेशंस आते हैं उस पेलोड के अंदर वो उस सेंसर से मेजर किया जाता है और यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पर उसको सारी डिटेल को मेजर कर लेते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों का इंतजाम पहले से किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर इसी एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन के बारे में और इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर दोस्तों उसका फ्यूजलाज है बेसिकली विंग के आगे और पीछे यानी फोर और अफार्ट में लगा हुआ है, जहाँ पर आधा हिस्सा तो विंग्स के आगे है और मतलब बाकी पूरा बचा हुआ फ्यूजलाज का हिस्सा जो पीछे है। हालांकि दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है अपनी नोज के ऊपर खड़ा हो जाता है, यानी जो है यहाँ पर जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं मतलब उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई भी कार्गो को मतलब यहाँ पर जो है स्टोर करना होता है और टेक ऑफ के टाइम बाकी सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर जो है कार्गो को अंदर घुसाने के टाइम और बाहर निकालने के टाइम तो यहाँ पर जो है भी अपना नोज को ऊंचा कर लेता है और अपने जितने व्हील्स होते हैं लैंडिंग गियर से उनको मतलब आगे कर लेता है और यहाँ पर जो है नोज के सहारे नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही वो अपना जो है नोज ऊंचा करता है तो जितने भी यहाँ पर जो सारी चीज़ें आ जाती है, मशीनरी सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर जो है जितने भी अंदर जो स्टोरेज है मतलब जो कार्गो है उसको बाहर निकालने के लिए बाकी या फिर जो सारी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मतलब टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड होता है या फिर टेक ऑफ होता है तो तुरंत जितने भी यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो लग जाते हैं अपने काम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बड़े भारी भरकम एयरक्राफ्ट के यहाँ पर जो है टेक ऑफ और लैंडिंग का टाइम फिक्स होता है। यहाँ पर जो है कोई भी देरी नहीं हो सकती। एंड दोस्तों बात करें अगर इस एयरक्राफ्ट के अंडर कैरेज की यहाँ पे लैंडिंग गियर्स की, जहाँ पर दोस्तों ओवरऑल इसके अंदर 32 व्हील्स हैं, यानी एक ट्रक के अंदर भी इतने व्हील्स नहीं होते, मतलब 2 ट्रक के आसपास इसमें ओवरऑल व्हील्स लगे हुए
हुए हैं, जहाँ पर दोस्तों लास्ट के व्हील्स जो है कुछ कुछ उसमें स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक ऑफ के टाइम जो रनवे होता है, फिर लैंडिंग के टाइम जो रनवे होता है, वहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर जो रनवे मतलब एकदम सकड़ा बना हुआ था, तो मतलब उस टाइम जो है 60 डिग्री के आसपास ये जो व्हील्स हैं स्टेबल है, तो मतलब ये छोटे से छोटा टर्न भी ले सकता है और आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है छोटे से छोटे रनवे के ऊपर दोस्तों। हालांकि यहाँ पर जो है 6 इंजन मतलब बहुत पावरफुल हैं, और बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो बहुत पावरफुल है। यहाँ पर मतलब जो है फ्लैप्स और बाकी सारी चीज़ें एथुल मतलब सेम ही है, लेकिन दोस्तों बात करें अगर इन्फिनिक्स की, तो यहाँ पर जो है मतलब बेसिकली ट्विन टेल्स हैं, जहाँ पर दोस्तों इसके वेट की स्टेबिलिटी के लिए, यानी यहाँ पर जो इतना भी कार्गो होता है, मतलब भारी भरकम कार्गो होता है, तो यहाँ पर जो है पूरी एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ट्विन टेल्स होते हैं। बाकी सारा प्रोसेस वही है, बाकी जरा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का, वर्टिकल स्टेबलाइजर का, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आगे दोस्तों बात करें अगर इस एयरक्राफ्ट के यहाँ पर जो है विंग से बेसिकली एनहेड्रल शेप की है, और विंग स्पेन की बात करें तो करीबन 88 और 89 मीटर्स के आसपास का विंग स्पेन फैला हुआ, और विंग एरिया की बात करें तो बेसिकली 905 मीटर स्क्वायर के आसपास इसका विंग एरिया है। एंड दोस्तों बात करें अगर इसी एयरक्राफ्ट की पूरी कंट्रोलिंग की, जितने फ्लैप्स हो गए, यहाँ पर स्लॉट्स हो गए, और यहाँ पर जो स्लेट्स है, बाकी सारी जितने भी कंट्रोल के यहाँ पर जितने पैनल्स होते हैं, उनको कंट्रोल के लिए यहाँ पर जो थी फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी FBW टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है ट्रिपल रिडंडेंट हाइड्रोलिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो है मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल को यहाँ पर जो रिप्लेस किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ में, यानी जितने भी फ्लाइट कंट्रोल के मूवमेंट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर, जो ट्रांसमिट किया जाता है वायर्स की हेल्प से। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इस पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर हजारों किलोमीटर वायरों के गुच्छे बिछे हुए हैं पूरे विंग्स के अंदर, पूरे फ्यूजलाज के अंदर। बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की खासियत के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप इस एयरक्राफ्ट को नॉर्मल मतलब शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि कोई मिलिट्री के पर्पज के लिए हो गया, जैसे कि यहाँ पर जो हम चिका हेलीकॉप्टर, बाकी जो मिलिट्री पर्पज के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब कहीं पर भी लैंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट काम नहीं आता है, या मतलब जितने भी लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, हेवी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों जितनी भी टेक्टिकल एयरलिफ्टिंग होती है वहाँ पर हम नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स का, बाकी एयरबस और बोइंग के जितने भी एयरक्राफ्ट उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एयरक्राफ्ट मतलब बहुत यूनिक है और बहुत भारी भरकम है और बहुत लंबा है और बहुत चौड़ा भी है, तो यहाँ पर जो है हर जगह इसका लैंडिंग और टेक ऑफ करना आसानी से नहीं हो पाता था, इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते। एंड दोस्तों इनिशियली इस एयरक्राफ्ट का एंटोनोव AN225 का ओवरऑल मैक्सिमम ग्रॉस वेट था करीबन 600 टन का, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन किए गए 2000-2001 के आसपास, जहाँ पर जो है बेसिकली रेनफोर्स फ्लोर लगाया गया था, जहाँ पर दोस्तों इसका वेट करीबन 600 टन से बढ़कर 640 टन हो गया था, यानी 40 टन वेट इसका और बढ़ गया। दोस्तों यार ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, इतना भारी भरकम वेट मतलब जो इमेजिन नहीं कर सकते वो मतलब ये टेक ऑफ कर लेता है, लिफ्ट ऑफ कर लेता है आसानी से। इस मतलब कोई भी भारी भरकम कार्गो को, चाहे वो बॉयलर्स हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनरी हो, चाहे वो विंड टर्बाइंस हो, उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है। एंड दोस्तों ये एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ था करीबन 2006 के आसपास मोथ बेल्ट के अंदर, यानी मोथ बेल्ट वो चीज़ होती है, वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट रिटायर्ड होने के बाद वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। बाकी अगर कोई एयरक्राफ्ट के अंदर कोई काम की चीज़ होती है उनको निकाल दिया जाए, बाकी सारा ट्रैश में जाता है, इनका मतलब फिर से जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इन मटेरियल का जो इस्तेमाल फिर से किया जाता है। एंड दोस्तों इसी एयरक्राफ्ट एंटोनोव AN225 ने वर्ल्ड का हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो बेसिकली यहाँ पर जो है डबल डेकर एयरबस A380 से भी हेवी है। तो मतलब यहाँ पर एयरबस A380 हालांकि पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोस्तों इन दोनों कंपटीशन चलता रहता है, मतलब कई बार मतलब यहाँ पर जो आप वीडियोस देखते भी होंगे इनका कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि चाहे वो विंग स्पेन हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो इस ओवरऑल इसका वेट हो, दोस्तों एयरबस A380 से बहुत ज़्यादा है, कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी हालांकि ये कार्गो एयरक्राफ्ट है, बाकी एयरबस A380 जो है पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, दोनों का मतलब पर्पस अलग अलग है। और दोस्तों आगे जाकर बात करें तो यहाँ पर एयरबस ने और भी यहाँ पर दावे किए गए थे कि यहाँ पर जो है ह्यूगस H4 हरकुलेस, जिसको मतलब यहाँ पर जो है स्प्रूस गोस नाम से मतलब बहुत फेमस था एयरक्राफ्ट। हालांकि इस एयरक्राफ्ट ने एक बार ही फ्लाई किया था, जहाँ पर इसका कहा गया था कि इसका जो बेसिकली हाइट और विंग स्पेन है उससे बड़ा है, लेकिन आखिर जाकर यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया गया, मेजरमेंट किया गया तो ये उससे छोटा था। फिर इसको मतलब इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आगे जाकर नहीं किया गया। ओवरऑल H4 जो मतलब एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था, जो मतलब जिंदगी में एक बार ही फ्लाई हुआ था, फिर इसका इस्तेमाल किया गया या फिर नहीं किया गया किसी को पता नहीं। एंड दोस्तों एंटोनोव AN225 के बाद अगर आपको और एयरक्राफ्ट देखने हैं, अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए, फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए, तो उस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में आता है एयरबस A380-800, बाकी आता है बोइंग 7478 और आता है ह्यूगस H4 हरकुलेस और लास्ट में आता है
स्टेटो लॉन्च। एंड दोस्तों बात करें अगर ऐसे कुछ खास स्पेसिफिकेशन के बारे में, जहां पर ओवरऑल 6 क्रू मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, इसकी हाइट 18 मीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेंथ 84 मीटर्स। और बात करें अगर फ्यूल कैपेसिटी की तो लगभग 3 लाख किलोग्राम के आसपास, यानी 3 लाख से भी ज़्यादा किलोग्राम फ्यूल जो है एक बार ये स्टोर कर सकता है। और मतलब 15 से 20 मिनट लगते हैं जो इसको फ्यूल को भरने के लिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर। हालांकि विंग्स के अंदर इसका जो है फ्यूल स्टोर किया जाता है। और दोस्तों बात करें अगर बाकी और परफॉर्मेंस की, जहां पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है 850 किलोमीटर प्रति घंटा की, 850 किलोमीटर पर आवर। और बात करें अगर रेंज की तो ये फ्लाई करता है करीबन 15,400 15,500 किलोमीटर वन टाइम, यानी ये बहुत बड़ा मतलब डिस्टेंस है। 15,000 किलोमीटर किसको बोलते हैं, यानी यार इतना बड़ा पेलोड मतलब स्काई के अंदर इतने लंबे टाइम तक, करीबन हालांकि 1 घंटा 2 घंटा फ्लाई करता है जब भी, तो फ्यूल की खपत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इतना ज़्यादा वेट है उसके अंदर। 6 इंजन चल रहे हैं एक साथ, टर्बोफैन इंजन। दोस्तों अगर बात करें कोरोना वायरस के टाइम इसने बहुत हेल्प की है चाइना, बाकी और भी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी यहाँ पर जो है वेंटिलेटर मशीन्स थी, मेडिसिन थी, बाकी और भी चीज़ों को यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एंड दोस्तों बात करें अगर ओवरऑल ऑपरेशन हिस्ट्री की इसकी, तो मतलब बेसिकली इसका स्टार्टिंग था जहाँ पर सोवियत यूनियन प्रोग्राम के टाइम यहाँ पर जो है एंटोनोव 225 का इस्तेमाल किया जाता। जितने भी यहाँ पर जो है ब्यूरियन स्पेस शटल होते थे, बाकी मिलिट्री पर्पज़ के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता था। एंड दोस्तों आगे चलकर 1989 के आसपास एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ने एक नाम सेटअप किया, जो मतलब एक कंपनी सेटअप की कि मतलब जो भी हैवी एयरलिफ्ट करना है तो आपको एंटोनोव एयरलाइन से कांटेक्ट करना होगा, यानी आगे चलकर इसको नाम दे दिया गया एंटोनोव एयरलाइंस, जो बेसिकली अभी स्थित है कीव यूक्रेन के अंदर। और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो लंदन लुटन एयरपोर्ट से होते हैं। एंड दोस्तों इसकी पार्टनरशिप की गई है एयरफॉयल हेवी लिफ्ट के साथ में। एंड दोस्तों बात करें अगर लेटेस्ट ऑपरेशंस की, तो 2009 में यहाँ पर जो है एक गैस पावर प्लांट जनरेटर को इसने ट्रांसपोर्ट किया था आर्मेनिया से। और बेसिकली आगे चलकर 2009-2010 के आसपास इसको पेंट कर दिया गया था। हालांकि पहले यहाँ पर जो है जनरली जो मिलिट्री कलर होते हैं ग्रे कलर, उसका कलर ही था, लेकिन आगे चलकर इसको कलर कर दिया गया था येलो ब्लू कलर के साथ में। यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर लुक था, जो मतलब बाकी और एयरक्राफ्ट से डिफरेंट लुक देता है और एक यूनिक लुक देता है येलो ब्लू कलर। एंड दोस्तों आगे चलकर करीबन 2010 में यहाँ पर जो है टेस्ट विंड टर्बाइन ब्लेड्स को यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली तेंजिन चाइना से स्काईडस्ट ट्रिप डेनमार्क तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। और अब जो है 220 के अंदर कोविड-19 और बाकी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल है। इसका यूज़ मतलब बड़े बड़े पर्पस के लिए किया जाता है, हालांकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। एंड दोस्तों आगे चलकर इस एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे जो मतलब यहाँ पर जितने भी मॉडिफिकेशन किए गए थे, जैसे कि रेनफोर्स फ्लोर लगाया था, उस टाइम भी यहाँ पर जो है करीबन $20 मिलियन का खर्च आया था। और बाकी धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ केबल्स और बाकी और भी यहाँ पर जो चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत पुराना है तो कभी कभार कुछ कुछ खराबी आती रहती है। हालांकि जब ये टेक ऑफ करता है, लैंड होता है, तो उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं वो इसका मतलब यहाँ पर जो है जाँच पड़ताल करते रहते हैं, चेकअप करते रहते हैं, यहाँ पर जो है सर्वे करते रहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ खराबी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो जितने भी यहाँ पर जो है पायलट और को पायलट होते हैं वो अपना आराम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यार ये एयरक्राफ्ट कभी रुकता नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को मल्टीपल टाइम्स फ्लाइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका पर्पस भी यही है, इसको डिज़ाइन भी इसीलिए करा गया है कि इसको मल्टीपल टाइम्स तक फ्लाई किया जाए, इसको कभी रोका नहीं जाए। बाकी दोस्तों बहुत ही भारी भरकम एयरक्राफ्ट है, मतलब यूनिक एयरक्राफ्ट है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो इतना ही, लेकिन दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना भूलना मत, लाइक करके ही जाना। अगर आपको नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। और दोस्तों शेयर करना ना भूलना मेरी वीडियो को, और बाकी और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को मिस्टर पंचाल टेक, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बाकी दोस्तों अगर आपको ऐसी लेटेस्ट यूनिक वीडियो देखनी है तो मंडे और थर्सडे को मैं आपके लिए इसी हफ्ते में 2 वीडियोस लेकर आता रहूँगा। देखते रहिएगा यूनिक इनोवेशन एनालिसिस सीरीज़ को मेरी, और सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, स्टे होम स्टे हेल्दी।